हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे, उसकी वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने टाइप्स की हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, जस्ट इसमें इतना कोई डेरिवेशन पार्ट है नहीं, इतना कोई फॉर्मूले पार्ट नहीं है, छोटे छोटे डेफिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कॉन्टिन्यूटी करंट, कॉन्टिन्यूटी या करंट कॉन्टिन्यूटी करंट, जो भी आप इसको बोलना चाहें। कॉन्टिन्यूटी करंट बेसिकली है क्या, हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट करंट के केस में कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा रहे हैं हम, तो इसमें से कुछ करंट, एक तो है कंडक्शन करंट आपका, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है, ये इस लूप तक कंडक्शन करंट है और अंदर हमारा है डिस्प्लेसमेंट करंट, और जो टोटल करंट आता है वो आता है हमारा आई। तो कॉन्टिन्यूटी करंट क्या कहता है कि जो लूप में जो टोटल करंट होगा वो कंडक्शन करंट प्लस में डिस्प्लेसमेंट करंट के सम के बराबर होगा, क्योंकि कैपेसिटर के स्पेस में कोई कंडक्टर नहीं है तो यहाँ कंडक्शन करंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कौन सा करंट आता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, और यहाँ पे क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ कंडक्शन करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही है हमारा कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। अब हम पढ़ते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल की इक्वेशंस। इनको भी बस याद करना है, इनको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती हमारे, क्योंकि इन इक्वेशन से बस हमें मतलब समझना है। तो ये क्या होती है, मैक्सवेल ने बेसिकली, क्योंकि मैक्सवेल ने ही एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया, उसने लॉरेंस फोर्स को मॉडिफाई किया, तो उसने फिर ये बताया कि भैया कुछ चीजें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट होती हैं और जिनको हम यूनिवर्सली लिख सकते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, क्योंकि उसी ने फाइंड किया ये। तो जो पहला है इक्वेशन वो हमारी सिंपल है, क्लोज लूप में E डॉट डी एस जो भी होगा आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और ये क्या होता है हमारा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली इक्वेशन तो ये हो गई, ये आपको पता होगा इसके बारे में। दूसरी इक्वेशन होती है हमारी B डॉट डी एस, हमारा होगा जीरो। B डॉट डी एस जीरो होने का क्या मतलब है इसमें, कि अगर आप किसी क्लोज सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो जितनी इनकमिंग है उतनी ही आउटगोइंग होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी वहां पे हमारी। तो इसको बोलते हैं हम गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ, इस वाली इक्वेशन से एक और चीज पता चलती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप जब भी कभी मैग्नेट देखते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। कभी भी ऐसा नहीं देखा कि ये मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट साउथ पोल है। हमेशा मैग्नेट डाइपोल में ही मिलती है हमें। उसका रीजन यही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ से निकल रही है, वो नॉर्थ से जाके साउथ पे जाके खत्म होती है, और वो इंटरनली भी एक क्लोज लूप बनाती है। तो सिमिलरली थर्ड है जो हमारी इक्वेशन, वो है हमारा फैराडे लॉ। और वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें जितना आप फ्लक्स चेंज करेंगे, जितना आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यही तो था। एक कंडक्टर में अगर आपने एक कंडक्टर लिया, आपने ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज की इसकी वजह से, तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, दैट मींस एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई। अब चौथा जो है वो है हमारा B डॉट डी एल। पहले जो गॉस लॉ थे इसको बोलते हैं हम फैराडे लॉ। फैराडे ने तो बताया था कि भाई जब अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दोगे तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही तो है उस करंट कंडक्टर में ईएमएफ उसके लेंथ एलिमेंट के
इंटीग्रेशन के बराबर होगा, और जो कि क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज। ये फाई भी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है आपका। जो स्टार्टिंग के गॉस लॉ हैं वो क्लोज सरफेस पे काम कर रहे हैं, और जो सी एंड डी हैं वो लेंथ एलिमेंट पे काम कर रहे हैं। तो बी डॉट डी एल एम्पी, ये बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में तो क्या था, सिंपली म्यू नॉट आई, पर क्योंकि मैक्सवेल ने इसको करेक्ट किया तो मैक्सवेल ने इसमें एक टर्म और ऐड करी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। इसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर ने तो इक्वेशन ये वाली दी थी, v डॉट dl की किसी भी करंट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो उसके म्यू नॉट आई के बराबर होगी। मैक्सवेल ने बोला भैया डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा, तो उसने ये जो टर्म है ये डिस्प्लेसमेंट टर्म, तो यहां से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई प्लस में आई डी। आई हमारा कंडक्शन करंट है, आई डी हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब हम पढ़ते हैं ईएम वेव्स के बारे में। इनको जस्ट याद करना है, इनमें इतना डिटेल कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ छोटे छोटे इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 से 2 मार्क्स के, और वही आसान है। अब हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स, तो ईएम वेव्स बेसिकली है क्या, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर ईएम वेव्स क्रिएट करती हैं हमारे लिए। तो बस इतना सा ही है ईएम वेव्स की। those waves in which both electric and magnetic field travel together। बस छोटी छोटी डेफिनेशन याद करनी है, आसान है ना भैया। कुछ कंपोनेंट होंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के, कुछ होंगे हमारे मैग्नेटिक फील्ड के। इसको बना के देखते हैं। चलो ट्रांसवर्स नेचर बताता हूँ पहले। इसका नेचर क्या होता है, ये वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर, इसको याद कर लेना, ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। ट्रांसवर्स नेचर, अब ट्रांसवर्स का क्या नेचर है, बेसिकली इसका मतलब क्या है हमारे, तो दैट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे हमारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। दैट मींस ये जिस डायरेक्शन में जा रही हैं उस डायरेक्शन के भी ये दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे, और ये आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे। चलो इसको ग्राफ की मदद से सीखते हैं। लेट्स सपोज मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये x डायरेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव x डायरेक्शन में जा रही है मेरी, ठीक है। दैट मींस कंप्लीट वेव की बात कर रहा हूं मैं। इस डायरेक्शन को मैं ले लेता हूं y को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मेरी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हो गई मेरी z मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब मैं, क्योंकि अभी हम z को अभी हम साइड रखते हैं थोड़ी देर, z एक्सिस को साइड रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है साइनोसोडल वेव होती है, दैट मींस एक साइन की फॉर्म में होगी या कॉस, कोई भी हो सकती है वो। तो एक हम बनाते हैं ये हो गई हमारी एक साइनोसोडल वेव, ठीक है। अब सेम अब सिमिलरली हम बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एंड वाई डायरेक्शन में साइनसोइडल जा रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एंड जेड डायरेक्शन में इस तरीके से। तो दैट मीन्स आपकी अगर ये प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से जा रही है आपकी, दैट मीन्स ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई में चेंज हो रही है इस तरीके से। और जो जेड है, एक्स डायरेक्शन जेड ऐसे है परपेंडिकुलर, तो वो इस तरीके से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से और जेड में हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, और ये एक साथ एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये है हमारा ट्रांसवर्स नेचर, दैट मींस ये दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है क्योंकि ये वाई में और ये जेड में है, और वाई और जेड दोनों एक्स के भी परपेंडिकुलर है। तो बस ये है हमारा ट्रांसवर्स नेचर। फटाफट देखते हैं हम वेलोसिटी। Velocity of EM wave अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई सी भी हो, कितनी भी वेवलेंथ की हो, कितनी भी फ्रिक्वेंसी की हो, अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो वैक्यूम में उसकी वैल्यू फिक्स होती है जो कि है हमारा c, जिसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। अब ये चाहे आपकी रेडियो वेव हो, एक्सरे हो या गामा रे हो, इन वैक्यूम, लिख देता हूं यहां पर मैं, इन वैक्यूम या फिर फ्री एयर, ठीक है, जहां पे पार्टिकल्स नहीं है, एक्स्ट्रा पार्टिकल, तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है हमारी, ये होती है हमारी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, म्यू नॉट होती है परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किस लिए है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, हम लिखते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो वो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में म्यू नॉट यूज किया जाता है। तो ये परमिएबिलिटी हो गई, ये परमिएबिलिटी, सॉरी, तो ये परमिएबिलिटी हो गई और ये परमिटिविटी हो गई। तो अगर, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर मैं इसको इसमें रख दूं अंडर द रूट में 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, बहुत आसान सा आंसर आएगा, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारी आएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, अब ये स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम में है या फ्री एयर में, सॉरी, या फिर एयर में है, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, डजंट मैटर वो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, लाइट है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, कुछ भी है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यही होगी। अब हम देखते हैं कि अगर किसी मीडियम में एंटर कर गई हमने, क्योंकि आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, मीडियम में स्लो डाउन हो जाती है लाइट हमारी, स्लो डाउन होने का मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इन मीडियम कुछ चेंज नहीं होगा, जस्ट v, c की जगह v लिख लेंगे भैया, c क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए सिंबल है, v हमारा वेलोसिटी का सिंबल है, 1 बाय अंडर द रूट म्यू एंड एप्सिलॉन। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस के लिए होते हैं, ये उस मीडियम के लिए होंगे। तो जिस भी मीडियम में गए हैं, ग्लास में गए हैं, क्वार्ट्ज में गए हैं, डायमंड में गए हैं, उनका म्यू और एप्सिलॉन पुट करेंगे और वहां से हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी उस मीडियम में ईएम वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। इसकी हेल्प से आप फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना कि कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर है। तो वेलोसिटी में तो इतना सा ही है, जस्ट इस फॉर्मूले को याद रख लो और इस फॉर्मूले को याद रख लो, इससे रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए आपके। अब हम फटाफट कर लेते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, दैट मींस
अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो यहाँ पे दो तरीके की एनर्जी ट्रेवल हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी कैरी करता है, देखो ना सनलाइट आती है एनर्जी लेके आती है अर्थ तक, फिर वो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो वो दो तरीके की एनर्जी लेके आता है, एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और एक मैग्नेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिखूं तो म्यू ई, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अगर आरएमएस की फॉर्म में लिखना है आपको तो इसको लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये तो हो गई एब्सोल्यूट वैल्यू, एम्पलीट्यूड हो गया ना उसका मैक्सिमम, ई आरएमएस। इसको लिखोगे तो क्या होगा, ई आरएमएस होता क्या है बेसिकली एप्सिलॉन बाय √2, ई नॉट बाय √2। और इसको यहाँ पुट करोगे तो इसको यहाँ पुट करोगे तो यही तो आएगा। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होगी। अगर आरएमएस की फॉर्म में दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये ई स्क्वायर आरएमएस, सिंपल। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो कि क्या है हमारी म्यू एम, इसको म्यू एम से लिखूंगा 1 बाय, ये भी सेम 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर। ये भी मैंने एब्सोल्यूट में लिखा एम्पलीट्यूड में। अगर इसको भी आरएमएस में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे इन दो छोटे छोटे फॉर्मूले को याद रख लो। बहुत अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही इजी होगा, जस्ट आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक और इनके जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी मेरी म्यू, सॉरी यू, यू है ये, ठीक है। यू होगी यू ई प्लस में यू एम, इन दोनों का सम हमारा होगा टोटल एनर्जी डेंसिटी। और एक और दिलचस्प बात यह है कि जब ईएम वेव ट्रेवल कर रही होती है तो एक बार में उसका या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है या मैग्नेटिकल एनर्जी होती है। तो अगर एक इंस्टेंट टाइम पे देखोगे आप तो जो यू ई होगा ना वो यू एम के बराबर आएगा। दैट मींस ये और ये इक्वल आएंगे और इसी की हेल्प से हम स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करते हैं। अगर आप चाहो तो इन दोनों को इक्वल रख के देखना और फिर आप फॉर्मूला लगाना। तो जो बी नॉट होगा मेरा, बी नॉट होता है मेरा ई नॉट बाय सी, इस बी नॉट को यहां पुट करना तो ई नॉट की फॉर्म में ये आ जाएगा। फिर इन दोनों को इक्वल पुट कर लेना तो आपका ई नॉट से नॉट कैंसिल आउट, सी की वैल्यू जो आएगी वही आएगी अंडर द रूट 1/√, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी और फिर ये चैप्टर खत्म। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, इसीलिए इसमें गलती मत करना, क्योंकि जो हार्ड टॉपिक है उनमें तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जो इजी टॉपिक है वो जल्दी होते भी हैं और उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं हमें, ठीक है ना। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है बेसिकली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो ऑसिलेट प्रोड्यूस कैसे होती हैं जब कोई चार्ज ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो ऑसिलेट चार्ज कराने के लिए कैसे, जैसे हमने एसी करंट में पढ़ा एलसी सर्किट, तो एलसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में चार्ज ऑसिलेट करता है, अलग अलग उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। उसकी वजह से जब चार्ज ऑसिलेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, वो एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि उस चार्ज में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है जिसको रेडिएट करता है। वो किसकी फॉर्म में रेडिएट करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डेवलपमेंट होता है। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। मीडियम में भी ट्रेवल करेंगे बट बिना मीडियम के भी ट्रेवल करते हैं। इनकी जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम में आपको पता है कितनी होती है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर एक सेकेंड में आप लाइट 3 लाख किलोमीटर तक ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है ना। ये
ट्रांसवर्स इन नेचर है, दैट मीन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। टोटल एनर्जी डेंसिटी इनका सम है, किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का, बस। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, रेडियो वेव हो या एक्सरेज हो, वो लाइट की तरह है। जैसे आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा कि लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो वेव नेचर में डिफ्रैक्शन शो करता है, इंटरफेरेंस शो करता है और पोलराइजेशन शो करता है। तो सेम किसी भी टाइप की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, वो हर तरीके की ये प्रॉपर्टी शो करेगा। रेडियो वेव भी इंटरफेरेंस होंगे, रेडियो वेव में भी डिफ्रैक्शन होंगे, सेम एक्सरेज में भी डिफ्रैक्शन होंगे और एक्सरेज में भी इंटरफेरेंस होंगे। तो जो भी विजिबल लाइट का जो भी प्रॉपर्टीज है वो हर तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलो करेगी। ठीक है, अब एक बार स्पेक्ट्रम देख लेते हैं जल्दी से, कोई इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। जस्ट इसको याद कर लेना, छोटा सा है ये, ठीक है ना। तो पहले जो सबसे बड़ी वेव होती है वो होती है रेडियो वेव। रेडियो वेव कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है ना, रेडियो वगैरह सुनते हैं। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है ना वो ग्रेटर देन 0.1 मीटर होती है। 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ जो रेडियो वेव की हो इससे तो बड़ी होगी, वो किलोमीटर्स में भी हो सकती है, इसकी कोई रेंज फिक्स नहीं है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो अब तक जो हमने ऑब्जर्व किया है वो रेडियो वेव से लेके गामा रेज तक ऑब्जर्व किया है, लेकिन इसकी ना तो कोई अपर लिमिट है और ना ही कोई लोअर लिमिट है। दैट मींस इसके बियॉन्ड भी हो सकते हैं, पर हो सकता है अभी हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। और दैट मींस गामा रेज से भी छोटे हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अभी इनको हम देखते हैं, इनकी कोई रेंज है नहीं, पर हमने जितना ऑब्जर्व किया है उसको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंज में हम देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी 5 इंटू 10 to the power 5 to 3 into 10 to the power 9। यहाँ से मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज तक रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, यही तो मेगाहर्ट्ज, अब एफएम वगैरह सुनोगे उसमें मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। आजकल जो भी 2G 3G 5G चल रहे हैं ये गीगाहर्ट्ज की रेंज में भी जा रहे हैं कुछ कुछ, और जनरली तो मेगाहर्ट्ज की रेंज में ही होते हैं ये। तो बस सिंपल रेडियो वेव्स से जो छोटी वेव होती हैं वो होती है मेरी माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव का नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा। माइक्रोवेव का ज्यादातर यूज तो घरों में होता है ना, ओवन। ठीक है, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो इससे थोड़ी छोटी होगी। दैट मीन इसकी रेंज कहां से होगी? 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक। 1 मिलीमीटर तक ही हमारी माइक्रोवेव हो सकती है, उसके रिस्पेक्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसके बाद आती है हमारी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेज या वेव, इसकी जो वेवलेंथ होती है 1 मीटर से 700 नैनोमीटर तक। इसके बाद आती है हमारी विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की बहुत छोटी सी रेंज होती है, 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। विजिबल लाइट मतलब जो भी हम आसपास देख पा रहे हैं, कलर वगैरह देख पा रहे हैं, वो सिर्फ इस रेंज में लाई करते हैं। इसके ऊपर की रेंज में इंफ्रारेड रेज होती हैं, जो जनरली टीवी रिमोट देखा होगा या कोई भी रिमोट देखा होगा, उसके आगे एलईडी बल्ब लगा रहता है जिसमें से लाइट कभी नजर नहीं आती, वो इंफ्रारेड रीजन होते हैं। विजिबल लाइट होते हैं जो हमें नजर आते हैं, कलर नजर आते हैं, वो हमारे विजिबल रीजन होते हैं। इसके बाद जब ये वेवलेंथ और छोटी होती है, क्योंकि 700 नैनोमीटर हमारा रेड का होता है और 400 वॉयलेट का होता है, तो इससे भी छोटी जो वेवलेंथ हो जाएंगी वो हो जाएंगी हमारी अल्ट्रा वॉयलेट वेवलेंथ। अल्ट्रावायलेट वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स इनकी जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होती है। 400 से 1 नैनोमीटर तक। इसके बाद आते हैं मेरे एक्सरेज। एक्सरेज हमारे होते हैं 1 नैनोमीटर से। एक्सरेज कहां पे यूज होता है? हड्डी वड्डी टूट जाती है, एक्सरे निकलवा के ले जाते हैं ना,
10 टू द पावर माइनस 12, ओ सॉरी मीटर में नहीं लिखेंगे ना, तो हम इसको एक्स-रेज की जो रेंज होगी वो होगी 1 नैनोमीटर से 10 टू द पावर माइनस 3 नैनोमीटर, जो कि 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर ही होगी ना, लेकिन क्योंकि हम नैनोमीटर में है तो हम इसको नैनोमीटर में लिखते हैं। इसके बाद गामा रे, ये बड़ी खतरनाक होती हैं, इनसे दूर रहना। गामा रेज ये छोटी होती हैं 10 टू द पावर माइनस 3, इससे भी छोटी होती है। इसके कोरस्पॉन्डिंग में इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है c बाय लैम्डा। कुछ तो तुम भी करो काम। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, c है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा ये वैल्यू पुट करना, इसकी रेंज निकल के आएगी तुम्हारी। सेम इनकी रेंज पुट करना, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रेंज निकल के आ जाएगी। कुछ तो ट्राई करोगे ना होमवर्क में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इतना ही था। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा, और आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सारी प्रॉपर्टी, उसकी वेलोसिटी, उसका नेचर सब कुछ पढ़ लिया। तो ये चैप्टर फिनिश है, इसको अच्छे से कर लेना, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।